नमस्कार। ज्ञान सेतु क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए हम इस मंच पर आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं वह टॉपिक है मिथक। इस मिथक का प्रयोग हिंदी साहित्य के परिभाषित शब्दावली में लगभग किया जाता है, लेकिन इसकी जरूरत कितनी है उसे हम बखूबी देख और समझ सकते हैं। इससे पूर्व हम सबने बिंब और प्रतीक पर एक एक करके बातचीत किया। आज हम मिथक पर बात करेंगे। तो आइए हम मिथक को देखते हैं और समझते हैं। मिथक मिथक का शाब्दिक अर्थ है कल्पित कथा, अर्थात वे कथाएं जो कल्पना जगत से निर्मित की गई है, अर्थात जिसका कोई आधार नहीं बल्कि उसका आधार केवल मानसिक विकृति है, मानसिक पहल है या मन में उत्पन्न हो जाने कोई कथा ही निर्मित हो जाती है। वहां पर इसकी स्थिति देखने को मिलती है। इसमें उन कल्पित कथाओं को लिया जाता है जो मनुष्य के ब्रह्मांड, प्रकृति और मानव व्यवहार जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित होते हैं। अर्थात इसमें उन कहानियों या कथाओं को शामिल किया जाता है जो ब्रह्मांड से जुड़ी होती हैं, जो प्रकृति से जुड़ी होती है या मानव व्यवहार के जीवन में जो आदर्शवादी या जो कहें कि एक ईश्वरीय प्रदत्त जो कथाएं होती है या घटनाएं होती हैं, उनसे इसका जुड़ाव होता है। मिथक की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति यूनान भाषा माइथोस वहां का एक भाषा है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आप्त वचन, मौखिक अथवा अतर्क्य कथा। तो इस तरीके से इसकी उत्पत्ति के विषय में हम देख पाते हैं कि जो कहीं ना कहीं और किस तरीके से यूनानी भाषा जो माइथस है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और उस माइथस में इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वह है आप्तवचन, मौखिक तथा अतर्क्य कथा, जो बिना तर्क किए, जिसका कोई तार्किक आधार ना हो, उस पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे परंपरागत रूप से या प्राचीन कथा मानकर वो वैसे ही स्वीकार कर दिया जाता है जैसे पूर्वजों ने उसे सुना या स्वीकार किया। अर्थात एक ऐसी कथा जिसे कहने और सुनने वाले इसे सृष्टि ब्रह्मांड संबंधी तथ्य समझते हैं, यानी जो कहते हैं या जो सुनाते हैं वो इस तरह की कथा को के रूप में पाते हैं जो ब्रह्मांड से उपजी है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जिसको जाने वाला कोई हम में से व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई दैवी पुरुष हो सकता है, अलौकिक पुरुष हो सकता है या अलौकिक व्यक्ति हो सकता है। आदि मानव, जो पहले के जो मानव, जो प्राचीन जगत के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके बारे में ये वर्णन है कि आदि मानव ने प्राकृतिक रहस्यों को अव्यक्त करने के लिए मिथकों का निर्माण किया। इसी कारण मिथक आदि प्रतीकों अर्थात आदि या मूल का समूह माना गया। यानी इसकी व्यक्ति जो प्राचीन जगत में रहने वाले जो आदि मानव है उनके माध्यम से एक बात है, वो इस तरीके से अपने आसपास कोई घटना घट रही है, प्रकृति जगत में घट रही है या कुछ दैवीय इस तरह से घटना हो रही है, उस पे आधारित कर उस घटना के आधार पर इस एक कथा का निर्माण करते हैं और वही कथा आगे चलकर मिथक का रूप ले लेती है। मिथक में जो मीथ शब्द आया है उस मीथ शब्द का क्या आशय है? यह मीथ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और इसमें जो कर्तावाचक है वो प्रत्येक को जोड़ने से बना है, यानी मीथ में कर्तावाचक क प्रत्यय को जोड़ देने से मिथक की निर्मित हुई है। मिथक की जो मिथ शब्द है, उस मिथ शब्द की जो परिभाषित शब्दावलियों में जो अर्थ वर्णित किया गया है वो अर्थ अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। जैसे कोई पुरानी कहानी अथवा लोक विश्वास पर आधारित मन ग्रहण करना, यानी कोई प्राचीन जगत की वह कहानी जिसको बहुत पहले से कही जा रही है और यह कहानी इस तरह की मन ग्रहण है, यानी अपने ही मन से कर दी गई है। जैसे कि हम लोगों ने जिक्र भी किया
कि कैसे जो आदि मानव थे वो अपने आसपास घटित घटनाओं को देखते थे और उस घटनाओं के आधार पर वो कथाओं को निर्मित कर देते थे जिससे उसे अगले पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। कथा एक ऐसी चीज है जिसको आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का क्रम चलता है, उसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा जो इसमें शब्द निकल के आता है वो है किसी जाति का आख्यान। आख्यान के कहने का तात्पर्य है वर्ण, वृतांत या कथा, यानी किसी एक पर्टिकुलर जाति जो महान जातियां रही है। जैसे राम का वर्णन मिलता है तो राम एक महान एक तरह से पुरुष हुए, इसलिए पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया। यानी एक खास जाति में जो कि महानता के एक प्रतीक के रूप में देखने को मिलती है, उसके आधार पर एक कथा का निर्माण कर दिया जाता है। इसी तरीके से धार्मिक विश्वासों एवं प्रकृति में के रहस्यों के विश्लेषण से युक्त देवताओं तथा वीर पुरुषों की पारंपरिक कथा है। यानी धार्मिक विश्वास जो धर्म से जुड़ी होती है, और वो धार्मिक विश्वास किस तरह से जो रहस्यमय है, जो देवी देवताओं से जुड़ी है या किसी वीर पुरुष के जीवन से जुड़ी है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर शामिल की जाती है, इसको कहीं ना कहीं प्रकट किया जाता है। इसी तरह से ऐतिहासिक वृत्तांत, ऐतिहासिक वृत्तांत का मतलब इतिहास में कुछ ऐसी घटना जो धर्म से जुड़ी है, जो देवी देवताओं से जुड़ी है, जो पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, उसको श्रेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक शब्द इसके लिए ये भी इस्तेमाल होता है जो किंवदंती है। किंवदंती का मतलब होता है जनश्रुति, यानी जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं उनसे हम लोगों ने सुनते आया, उनसे हम लोगों ने एक एक करके घटनाएं सुनी, ऐसी बात जिसे परंपरा से सुनते चले आया गया हो, यानी ऐसी घटना, ऐसे वर्णन जिसको परंपरा से सुना जाता रहा है। अब ना जो इसकी स्थिति देखने को मिलती है वो परंपरागत कथाओं के रूप में। परंपरागत कथाओं का कहने का तात्पर्य है जो परंपरा से चली आ रही है, जो हमारी परंपरा में विद्यमान है, और इस तरह की कथा हम निरंतर अपने चौपालों पर, अपने घरों में दादी और माताओं के माध्यम से सुनते आए हैं। तो ये परंपरा कथा है, जो परंपरागत, जो राजा महाराजाओं की कथा है या अप्सराओं की कथा या कोई दैवी कथा है, इस तरह की कथाओं को परंपरागत कथाओं में शामिल किया। ये सब मिथ के ही प्रतीक हैं, मिथों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वान, कुछ विद्वान लोगों ने भी इस पे कुछ बात रखी है, जिसमें एक पाश्चात्य विद्वान यूंग है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है कि मिथक का जन्म कविता में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं अचेतन में। कहने का तात्पर्य है कि किसी एक खास व्यक्ति में इसकी उपज लगभग देखने को नहीं होती, बल्कि समूह में इसकी उपज होती है, और वह भी कहाँ पे, अचेतन मन में। चेतन मन वह होता है जो जागृत अवस्था हो, जिसमें हम देखते हैं, समझते हैं, बिल्कुल यथार्थ चीजों को होते हुए देखते हैं। लेकिन अचेतन मन वह है जो कि हमारी सोते हुए, यानी हमारी जो कल्पना जगत का मस्तिष्क है, जिसमें हम विचरण करते हैं, जो सत्य नहीं होता है, सत्य से कुछ दूर होता है। तो इस तरह के मन में इसका कहीं न कहीं उद्घाटन होता है, यह यूंग का मानना है। इसी तरह से एनसाइक्लोपीडिया का जो मानना है वह है कि मिथक केवल दिमागी उपज या काल्पनिक चिंताओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह मानव विश्वास, उसकी नैतिकताओं का साक्षी है। यानी केवल यह नहीं कि काल्पनिक चिंताओं को व्यक्त किया जाएगा, यह काल्पनिक चिंताओं में ही कुछ इस तरह की चीजों को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है जो मानव के विश्वास व उसकी नैतिकता से जुड़ी होती है। जैसे राम की कथा, कृष्ण की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, ये सब मनुष्य के नैतिक पक्ष के कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। कहीं ना कहीं उनके मिथ जो इस तरह से बनाए गए हैं या मिथ उनके वर्णित है, वो मिथ विश्वसनीय है, विश्वासप्रद है, उनको हटाने बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह की कथा कल्पना जगत की जरूर होती है, जिसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होता है, लेकिन इसका नैतिक आधार भी होना चाहिए, एक विश्वास पत्र भी होना चाहिए। ये कहना है एनसाइक्लोपीडिया का। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपना कथन व्यक्त करते हुए लिखा है कि मिथक वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भाव निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोवैज्ञानिक आर्केटाइप इमेज यानी आदि बिंब कहकर संतोष कर लेते हैं। आदि बिंब कहने का मतलब है कि वह एक छवि के रूप में जो हम देखते नहीं है, लेकिन उसका अनुमान कर लेते हैं, वो केवल कल्पना जगत की चीज है। तो ये
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि सामूहिक मानव के भाव निर्मित, यानी ये समूह में इसकी निर्मित होती है, जैसे कि यूंग ने बताया। ठीक उसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये मानते हैं इसकी निर्मित समूह में होती है, और वह समूह में होने के बाद इसकी जो काल्पनिक छवि यानी जो इमेज होती है, जो दीप होता है, वो हमारे मस्तिष्क को उभर आता है, और वही मस्तिष्क को उभर करके हम उसे कहानी के रूप में वर्णित कर देते हैं। जो भी हमारे परम जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने कहानियों को गढ़ा या अपने आसपास की घटना को लेकर उस तरह से कहानी बनाई या मीट को प्रदत्त किया, जो पौराणिक है, जो देवी देवताओं से जुड़ी है, तो वो एक पहले दीपों को साकार किया होगा अपने मन में, और फिर उसी के आधार पर कहानियां निर्मित होगी। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि मिथक एक ऐसा अध्याय है जो जिससे कोई तार्किक संगति नहीं होती। इसके लिए दंत कथाएं, पुरावृत्त कथाएं, पुरावृत्त कथा उसे कहते हैं जैसे कि इतिहास प्रसिद्ध व पुरानी कहानियां, जो प्राचीन रूप में कहानियां हैं, जो इतिहास में बनी, उसे ही पुरावृत्त कथाएं कहते हैं। या पुरा कथा का मतलब प्राचीन यात्रा वृत्तांत या वर्णन, प्राचीन समय में हुए आदि जैसे कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मिथक एक ऐसा अध्याय है जिसमें कोई तार्किक संगति नहीं होती है। तर्क के आधार पर इसे तौला जाएगा तो निराशा होगी, तर्क के आधार पर इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, बल्कि इसके लिए दंत कथाएं, यानी जो हमारे आसपास कथाएं हैं, जो परंपरा से चली आ रही है, जो हमारी संस्कृति जिसमें हुई है, जिसमें हमारा विश्वास है, जिसमें हमारी धार्मिकता की एक उपज है, उससे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं। इसी तरह से पुरावृत्त कथाएं जो ऐतिहासिक है, जो हमारी परंपरा को प्रदर्शित करती है, जो हमारे पूर्वजों के बारे में बताती है, जो हमारे प्रारंभिक जीवन के दौर की स्थिति को वर्णित करती है, तो उस तरह की कथाओं को कहीं ना कहीं यहाँ प्रश्रय दिया जाता है। उस तरह की कथाओं से यह निश्चित होकर इसका निर्माण किया जाता है। आदिम लोक चेतना से संबंधित होता है तथा इसके अंदर अनेक प्रकार की कथाएं चलती हैं जिनका कोई प्रमाणिक साक्ष्य अथवा स्पष्टता नहीं होती, बल्कि ये कथाएं काल्पनिकों के आधार पर निर्मित की गई होती है। कहने का तात्पर्य मिथक कल्पना जगत की से वर्णित कथाएं, कल्पना जगत में इसका निर्माण होता है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं होता, और न ही इसे सत्य के आधार पर या सत्य की कसौटी पर कसा जा सकता है। इसका केवल और केवल आधार है जिसमें विश्वास हो, जिसमें आस्था हो, जिसमें नैतिक गुण सिखाए जाए। वे कहानियां या वे रचनाएं इस तरह के ही मिथकों पर आधारित होती है। समग्रता यह कहा जा सकता है कि जो मिथक है, मिथक में आदिम विज्ञान, धर्म, दर्शन, कर्मकांड सभी संयुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। यह मूलतः मानव मन, मानसिक भौतिक जीवन का एकात्मक कथा संग्रह कहलाते हैं, यह कहा जा सकता है। यानी ये जो हमारे विज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, उसका कहीं ना कहीं संकीर्ण रूप इस मिथक के माध्यम से देखने को मिलता है। मिथक में ही हम इन सभी चीजों का सहयोग या समन्वय हम देख पाते हैं या पाते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि इसमें तर्क, जो बुद्धि है, तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ये मनगढ़ंत कहानियां होती है, ये पौराणिक कथाएं, इसीलिए इसमें तार्किकता का कोई प्रश्न नहीं होता। तार्किकता को इस पे रखने की कोशिश नहीं की जा सकती है, तार्किकता के आधार पर इसे प्रसार जा सकता है। समाज का विश्वास, आस्था, श्रद्धा या भाव इसमें विद्यमान होता है, यानी इसके विषय के रूप में बने होते हैं। यानी जो आस्थाएं होती है, जो विश्वास होता है, जो धर्म से जुड़ाव होता है, उसी को कहीं न कहीं आश्रय देकर इस कथाओं को निर्मित किया गया होता है। यह पूरी तरह से काल्पनिक होती है, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होता है। यानी ये कथाएं पूर्णतः काल्पनिक होती है और कल्पना जगत में ही इसकी निर्मित की जाती है, और कल्पना जगत से ही इसके साक्ष्य दिए जाते हैं। इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य अगर हम बाहर ढूंढें तो ये मिलना मुश्किल होता है। कवि द्वारा समसामयिक घटनाओं को प्रदर्शित करने के तो इसके सहारे की जरूरत पड़ती है। यानी कवि क्या करता है, जो सामयिक घटनाएं हैं, जो वर्तमान में घटित हो रही है, इन घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वह इसका प्रयोग करता है। जैसे यदि दिनकर की कविता को ले लें, रश्मिरथी ले लें या कुरुक्षेत्र ले लें, इतना तो निश्चित तौर पर कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय के दिखाते हैं,
लेकिन वर्तमान स्थिति को व्यक्त करते हुए उन पौराणिक कथाओं के हिसाब से या उन पौराणिक पाठों के माध्यम से वर्तमान स्थिति को दर्शक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से रश्मिरथी में भी कर्ण के माध्यम से वर्तमान पुरुष के बारे में बताते हैं कि किस तरीके का नैतिक व्यवहार उसका होना चाहिए, कैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, इन सभी को वो व्यक्त करते नजर आते हैं। तो यहाँ हम इसको बखूबी देख सकते हैं। यह लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत पौराणिक कथाएं होती है तथा इसमें अति मानवीय प्राणी या घटनाओं का उल्लेख होता है। ये घटनाएं विस्मय पूर्ण और कौतूहल पूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो मानव से इतर होती है, यानी मनुष्य से ऊपर या देवी देवताओं की कथा, लौकिक कथाएं, इस तरह की कथाओं को यहाँ पर प्रश्रय दिया जाता है, उसको आधार बनाया जाता है। और ये इस तरह की घटनाओं को आधारित करते हुए तो इस तरह की घटनाएं जो विस्मय जो कौतूहल उत्पन्न करे, जो चमत्कार उत्पन्न करे, जो कुछ क्षण में भी बदलाव की आशा है, और इन कथाओं के माध्यम से नैतिकता का कहीं ना कहीं प्रश्रय किया जाता है, नैतिकता को स्थापित करने की कोशिश की जाती है, एक अच्छे विचार को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। तो इन सभी कथाओं के माध्यम से इन सभी बिंदुओं को कहीं ना कहीं स्थापित करने की पहल हम देख पाते हैं कि मिथुन में ये किया जाता है। इसकी घटनाएं बिना तर्क को स्वीकार कर ली जाती है, यानी कोई तर्क नहीं होता है। इन घटनाओं को आंख बंद करके स्वीकार करना ही सबसे बड़ा एक अच्छा स्रोत होता है। और इसीलिए ये घटनाएं आज भी जीवंत बनी हुई है, क्योंकि इसमें पूर्णतः कल्पना के आधार पर तो निर्मित है, लेकिन हमें लगता है कि यह हमारे जीवन से जुड़ी है, हमारे सत्य को बखान करती है, हमारे मानव जीवन या सारे जीवन को व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो राम के जीवन की जो कथा है वो इसी तरह की कथा है, इसी तरह जरूर प्रकट करती है। मिथ के क्रियाकलाप के और कथाएं मानवेतर यानी मानव से हटकर विशेष देवी देवताओं से संबंधित होती है। ये कथाएं लोक विश्वास पर आधारित होती है, जिसमें आस्था और विश्वास का मिश्रण सबसे ज्यादा होता है। तो ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये देवी देवताओं पर आधारित कथाएं हैं, इसका समन्वय हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगले क्लास में पुनः एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा करिए। धन्यवाद।